आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व साबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ में आज आपके लिए लेके आई हूँ कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी। प्यारे दोस्तों, प्रेगनेंसी में समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप अपना फीटल वेलबींग का अल्ट्रासाउंड या कभी एनॉमली स्कैन का अल्ट्रासाउंड करवा के अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के पास तशरीफ़ लेके जाते हैं तो वो आपको एक अल्ट्रासाउंड और एडवाइस कर देती हैं, और वो अल्ट्रासाउंड होता है कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी। समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि हम रेडियोलॉजिस्ट ही आपको ये एडवाइस कर देते हैं आपकी रिपोर्ट में कि इस पेशेंट को कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है। तो ऐसे मौके पे ज़ाहिर है आप परेशान हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि अभी तो हमने एक अल्ट्रासाउंड करवाया था और अब डॉक्टर ने दोबारा एक और अल्ट्रासाउंड लिख दिया। तो ऐसे मौके पे सबसे पहले तो मेरा आपको ये मशवरा है कि आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बता रही हूँ कि कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी का क्या मतलब है, ये कैसे परफॉर्म होता है और ये क्यों करवाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि किन पेशेंट्स को कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी डॉक्टर एडवाइस करते हैं। इसके कुछ देखें मैटरनल कॉजेज़ होते हैं, यानी कुछ कॉजेज़ माँ की तरफ से होते हैं और कुछ कॉजेज़ जो हैं वो फीटस की तरफ से होते हैं, यानी बच्चे की तरफ से होते हैं। सबसे पहले हम जो माँ की तरफ से कॉजेज़ होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है PIH, यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, यानी वो तमाम प्रेग्नेंट ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उनको इस अल्ट्रासाउंड की नीड होती है। नंबर 2, वो पेशेंट जिनको डायबिटीज़ हो जाए, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, यानी इस प्रेगनेंसी में या पिछली प्रेगनेंसी में जिन पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाए उनको भी अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ जाता है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ क्या होती है कि अगर किसी पेशेंट की पिछले डिलीवरी में डिलीवरी के दौरान बच्चे की डेथ हो जाए तो ये स्टिल बर्थ कहलाती है। तो ऐसे पेशेंट को भी जब वो दोबारा कंसीव करती हैं तो इस प्रेगनेंसी को और इस बेबी को सेव करने के लिए कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ IUGR, यानी अगर आपके पिछले बच्चों में ये हिस्ट्री है कि बच्चे बहुत कम वज़न के होते हैं या बहुत कमज़ोर पैदा होते हैं तो इन पेशेंट को भी जो है वो कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ फीटल कॉजेज़, यानी बच्चे के क्या कॉजेज़ हैं। उसमें नंबर 1 है SGA, यानी स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबीज़। ये वो बच्चे हैं जो अपनी एक्सपेक्टेड जेस्टेशनल एज, यानी जितनी उनकी प्रेगनेंसी की एज है उससे छोटे आ रहे होते हैं। अब इनका जैसे मैंने आपको बताया था कि हम 3-4 पैरामीटर्स से जो है ना वो बच्चे को मेजर करते हैं। उसके हेड से करते हैं, उसके एब्डोमेन से करते हैं, उसकी लेग से करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि जब बच्चा कमज़ोर होना शुरू होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि उसका एब्डोमेन पे से वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो वो तमाम बच्चे जिनके एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस जो हैं वो एक्सपेक्टेड एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस से छोटे आ रहे हों, और एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर करता है बच्चे के वज़न को। तो जो उसका एस्टिमेटेड फीटल वेट होगा ना उस टाइम पे वो भी कम आ रहा होगा। यानी फ़र्ज़ करें आप 32 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड करवाने आए तो जितना इस एज पे बच्चे का वज़न आना चाहिए वो वज़न उससे कम आ रहा होगा, तो वेट भी कम आ रहा होगा इस बच्चे का और एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस जो है वो कम आ रहा होगा। तो ये बच्चे जो है इसको कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है।
अच्छा, सेकंड इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है बच्चे का, वो है बच्चे के तरफ जो पानी होता है एमनियोटिक फ्लूइड, उसमें कमी वाक़ई हो जाना। यानी अगर बच्चे का AFI जो है वो 8 सेंटीमीटर से कम आ रहा हो, यानी बच्चे को हम कहते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनस, यानी बच्चे के तरफ जो पानी है वो कम हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी एडवाइस किया जाता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है इम्पॉर्टेंट, वो हम देखेंगे रिड्यूस ग्रोथ रेट ऑफ द बेबी। अब यानी ओवरऑल बच्चे की जो ग्रोथ है वो कम हो रही है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, आपने जो है वो लास्ट अल्ट्रासाउंड करवाया था 22 वीक्स पे, ठीक है। अब आप फ़र्ज़ करें 10 हफ्ते के बाद अल्ट्रासाउंड करवाने आए हैं, तो 10 हफ्ते के बाद बच्चे की ग्रोथ कितनी आनी चाहिए अल्ट्रासाउंड पे? 22 के बाद 32 वीक्स आनी चाहिए। लेकिन फ़र्ज़ करें जब मैं अल्ट्रासाउंड कर रही हूँ तो मेरे पास बच्चा आ रहा है 29 वीक्स का या 30 वीक्स का, तो इट मीन्स कि बच्चे का जो ग्रोथ रेट है वो कम है। 10 हफ्ते में 10 हफ्ते की ग्रोथ नहीं हो रही, बल्कि कम हुई है ग्रोथ। तो इस बच्चे में भी कॉज जानने के लिए कि आखिर क्या कॉज है, बच्चे की ग्रोथ क्यों कम हो रही है, तो ये कॉज जानने के लिए भी कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। और एक कंडीशन और है जो ट्विन प्रेगनेंसी में करवाई जाती है, जो कि है ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। तो वो जब हम ट्विन प्रेगनेंसी डिस्कस करेंगे तो वो फिर मैं आपको वहाँ डिटेल से बताऊंगी। तो ये वो तमाम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पे कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है वो आपको एडवाइस किया जाता है। अब आपको जो है वो कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाना है, तो अब आपने क्या करना है? पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये कि क्या प्रिपरेशन होती है। तो प्रिपरेशन इसकी कोई नहीं है। जिस तरीके से आपने अपना फीटल वेलबींग का अल्ट्रासाउंड करवाया था जाके, उसी तरीके से कोई प्रिपरेशन की नीड नहीं है, उसी तरीके से आपने जाके ये कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी करवा लेना है। लेकिन ये एक थोड़ा सा डिटेल अल्ट्रासाउंड है ना, इसमें आपका ब्लड फ्लो देखा जाएगा, जो बच्चे को ब्लड फ्लो जा रहा है वो पूरा चेक किया जाएगा। तो ये एक डिटेल अल्ट्रासाउंड है, तो टाइम इसमें ज़्यादा लगता है, तो तकरीबन 30 से 40 मिनट्स कम से कम इसमें लग जाते हैं। डिफरेंट वेव फॉर्म्स इसमें हासिल करने होते हैं, तो उसमें इतना टाइम लग जाता है। तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप ज़रूर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, ताकि ये कि आप आराम से जाएं और आराम से आपका जो है वो सारा काम वहाँ पे हो जाए। और नेक्स्ट जो है एडवाइस वो मेरी ये कि अपना प्रीवियस रिकॉर्ड ज़रूर लेके जाएं, ताकि जो भी रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट आपको देखे उसे पता हो कि आपका डॉपलर अल्ट्रासाउंड हो क्यों रहा है, मतलब कॉज क्या है आपका ना, या पिछले अल्ट्रासाउंड में क्या मसला आ रहा था जिसकी वजह से अब आप कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड आने आए हैं। तो अपना प्रीवियस जो इस प्रेगनेंसी का रिकॉर्ड है वो ज़रूर साथ लेके जाएं। अच्छा, और चार्जेस मैं आपको बता दूं कि कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड के जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तकरीबन जो आपने फीटल वेलबींग करवाया होगा ना अल्ट्रासाउंड, उससे डबल से भी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, डबल तो होंगे ही, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है। अच्छा, अब कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड कैसे होगा, थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है वो मशीन पे कुछ ख़ास बटन्स होते हैं। एक देखें, ये कलर फ्लो का बटन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड को जो है वो फोकस करेंगे, उसके अंदर अम्बिलिकल आर्टरी ट्रेस करेंगे, कलर फ्लो डाला उसके अंदर। उसके बाद हमारे पास जो है वो PW, ये एक और बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास वेव फॉर्म जो है वो अम्बिलिकल आर्टरी का आना शुरू हो जाएगा। अब इस वेव फॉर्म को हमने स्टडी करना होता है। इस वेव फॉर्म के डिफरेंट पैटर्न होते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको इस वेव फॉर्म के बारे में गाइड कर देती हूँ। इस वेव फॉर्म को देखिए, ये एक नॉर्मल वेव फॉर्म है जो कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में हासिल किया गया है। इस वेव फॉर्म में देखिए कि जैसे वेव्स होती हैं ना, तो वेव में कुछ क्रेस्ट होते हैं और कुछ जो हैं वो क्रेस्ट होते हैं, ठीक है। कुछ पीक्स होती हैं और कुछ क्रेस्ट होते हैं। तो ये जो पीक है, दिस पीक इज़ कॉल्ड द सिस्टली, और ये जो इसके अंदर आपको थोड़ा सा नशेबी इलाका नज़र आ रहा है, यानी जो क्रेस्ट नज़र आ रही है, ये जो हैं ये कहलाते हैं डायस्टली, ठीक है। तो मेनली इसमें जो हमें फोकस करना है वो डायस्टली वाले फेस को फोकस करना है, ठीक है। अब ये देखें, एक नॉर्मल वेव फॉर्म है जिसमें सिस्टली के दौरान भी जो है वो बच्चे को ब्लड फ्लो अच्छा मिल रहा है, और डायस्टली के दौरान भी बच्चे को ब्लड फ्लो इतना मिल रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है, तो डायस्टली के दौरान जो है वो ब्लड फ्लो कम होना शुरू हो जाता है। तो
तो इस वेव फॉर्म में देखिए आपको वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है नॉर्मल से, अगर आप इसे कंपेयर करें तो यहाँ पे डायस्टली के दौरान जो है देखें ब्लड फ्लो कितना कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि देयर इज़ रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो ड्यूरिंग डायस्टली, ठीक है। तो डायस्टोलिक जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो गया है। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज, यानी कि माइल्ड प्लासेंटल इंसफिशेंसी हो गई है, यानी बेबी को जो ब्लड फ्लो मिल रहा है वो थोड़ा कम मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज, माइल्ड IUGR भी कहते हैं इसे, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी थोड़ी सी ग्रोथ कम होना शुरू हो गई है। माइल्ड प्लासेंटल इंसफिशेंसी भी कहते हैं, यानी कि थोड़ा ब्लड फ्लो जो है वो कम होना शुरू हो गया है। तो आपने जो है इसको जो है वो सिर्फ फॉलो अप पे रखना है इस पेशेंट को, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इस वेव फॉर्म पे आइए, इसमें देखें अब आपको मैंने बहुत आसान अल्फाज में समझा दिया है। अब आप इसमें क्या करेंगे, डायस्टलिक को फेस को देखेंगे। अब डायस्टली में देखें यहाँ पे कोई ब्लड फ्लो आपको नज़र ही नहीं आ रहा, तो दिस इज़ द सेकेंड स्टेज, यानी इसके अंदर डायस्टलिक फेस के अंदर जो है वो एब्सेंट ब्लड फ्लो है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड द मॉडरेट IUGR, यानी ग्रोथ रिटार्डेशन जो है वो अब मॉडरेट हो गई है, और या मॉडरेट प्लासेंटल इंसफिशेंसी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इस पेशेंट को फ़ौरन जो है वो आपके डॉक्टर्स जो हैं वो एडमिशन एडवाइस कर देते हैं। अगर ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो पूरा हो गया हो तो फिर डिलीवरी भी प्लान कर ली जाती है, और अगर ड्यूरेशन ना पूरा हुआ हो तो जो भी उसका कॉज है इस IUGR का उसको ट्रीट करने की कोशिश की जाती है, क्लोज फॉलो अप किया जाता है बेबी का, ठीक है। अच्छा, अब इसको मज़ीद जो है इसकी एक थर्ड स्टेज होती है जो कि एक बहुत थ्रेटनिंग स्टेज होती है। इसके अंदर आप इस वेव फॉर्म को देखिए, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि अब डायस्टोलिक फेज के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो देखें लाइन से नीचे चला गया, तो दिस इज़ कॉल्ड द रिवर्सल ऑफ ब्लड फ्लो, यानी अब जो है वो डायस्टली के अंदर ब्लड फ्लो रिवर्स हो गया है, यानी उल्टा ब्लड फ्लो जो है वो फ्लो हो रहा है। तो दिस इज़ अ थ्रेटनिंग कंडीशन, इसके अंदर फ़ौरन बेबी को जो है वो डिलीवर करवाया जाता है, क्योंकि अगर आप बेबी को जो है वो इस कंडीशन में छोड़ देंगे तो किसी भी टाइम सडन IUD होने के चांसेस होते हैं। तो ये थी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन डॉपलर अल्ट्रासाउंड के वेव फॉर्म के बारे में। अच्छा, इस वेव फॉर्म में हमें जो है ये आपको देखें बॉक्स में नज़र आ रहा है कि हम कुछ रेशोज़ होते हैं, कुछ रीडिंग्स होती हैं, ये हमारी मशीन ऑटोमेटिकली भी कैलकुलेट कर लेती है या हमें इसे कभी कभी मैनुअली भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें SD रेशो ये कैलकुलेट करना होता है, ये हम आपकी रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। एक SD रेशो, नंबर 2 इज़ PI पल्सेटिलिटी रेशो, पल्सेटिलिटी इंडेक्स, और नेक्स्ट इज़ RI दैट इज़ रेजिस्टेंस इंडेक्स, ठीक है। तो ये तीन जो पैरामीटर्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनके कुछ नॉर्मल रेंजेस होती हैं डिफरेंट जेस्टेशनल एज के लिहाज से, कोई एक यानी फिगर नहीं है जो मैं आपको बता दूं, हर एज पे इनकी जो वो है रेंज है वो चेंज होती रहती है। तो इनको भी हम मॉनिटर करते हैं, और इसके अलावा अम्बिलिकल आर्टरी के अलावा दूसरी आर्टरीज़ भी होती हैं, वो भी जो है वो कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड में समटाइम्स जो है वो स्कैन की जाती हैं, जिसमें बच्चे के सर में मौजूद मिडिल सेरिब्रल आर्टरी ये कॉमनली जो है वो स्कैन की जाती है। इसके अलावा यूट्राइन आर्टरीज़ कॉमनली जो है वो इनका कलर डॉपलर किया जाता है। लेकिन आज हम जो है मैंने आपको डिटेल से समझाया कि अम्बिलिकल आर्टरी का डॉपलर अल्ट्रासाउंड क्यों करवाया जाता है और इसको किस तरीके से हम रीड करते हैं और क्या इसकी प्रिपरेशन होती है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक समझ आया या मज़ीद जो है एलेबोरेशन की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।